तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब मौज काट रहे हो। तो देखिए 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिए थे और वहाँ पर हाथों हाथ ही हज़ारों लोग मर गए और लाखों लोग उसके बाद मर गए। और आज भी हमें वहाँ पर परमाणु बम के हमले के निशान देखे जा सकते हैं वहाँ पर। और अब इतने सालों बाद वापस से ये जो परमाणु बम का खतरा है वो वापस से हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है वॉर और अमेरिका के पास जो है बहुत सारा वेपन्स है, तो वो लगातार यूक्रेन के ऊपर सप्लाई करता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, रशिया बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है। और इसी के बीच में यहाँ पर अब यूके डिप्लेटेड यूरेनियम वाले शेल जो है वो यूक्रेन को भेज रहा है, जिसको रशिया क्या कंसीडर कर रहा है, एक न्यूक्लियर वेपन कंसीडर कर रहा है। और यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए रशिया ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को बेलारूस में सप्लाई कर दिया है कि भाई आ जाओ, अब देखते हैं कि क्या होगा, हम तो भाई यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर भी कर सकते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। खुद यहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि भाई अब सबसे ज़्यादा खतरा है हमें क्यूबन मिसाइल संकट के बाद से। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं और क्या यहाँ पर कंसर्न देखे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या वीडियो को डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, जब से रूस और यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ है तो तब से ही यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर का काफ़ी बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आए दिन हमें इसकी बात सुनने को मिलती है कि रूस यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। अभी लेटेस्ट में यूके यहाँ पर यूक्रेन को चैलेंजर नाम के टैंक दे रहा है, लेकिन साथ ही डिप्लेटेड यूरेनियम शेल भी दे रहा है जो न्यूक्लियर वेस्ट से बनते हैं। अब इस चीज़ से रूस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और यहाँ पर यूके को वार्निंग दे दी कि मान जाओ वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा बुरे होंगे और हम इसे एक न्यूक्लियर वेपन की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो इस चीज़ से न्यूक्लियर वॉर का खतरा बन रहा है। वैसे देखा जाए तो जब यूरेनियम को शुद्ध किया जाता है तो उसके बाद जो यूरेनियम का कचरा निकलता है ना, तो उसे ही हम डिप्लेटेड यूरेनियम कहते हैं, जो अगर हम एक शेल पर लगा दें तो ये मोटी से मोटी कंक्रीट और स्टील के आर पार भी निकलकर उसको तबाह कर देता है। और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल टैंकों को ख़त्म करने के लिए किया जाता है और यूएन इसे एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मानता है। लेकिन रशिया का विचार इससे अलग है और वो इसे एक न्यूक्लियर वेपन की तरह ही मानता है। तो यूके यहाँ पर इसे यूक्रेन को भेज रहा है, तो रूस यहाँ पर यूके को नतीजे भुगतने की भी धमकी दे रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर रूस को भी कुछ ना कुछ जवाब देना तो था ही। तो यहाँ पर रूस ने अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को अपने दोस्त बेलारूस पर तैनात करने का ऑर्डर दे दिया है। आप देख सकते हैं एपी न्यूज़ का आर्टिकल है, पुतिन सेज रशिया विल स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्स इन बेलारूस। 26 मार्च का आर्टिकल है। तो यहाँ पर पुतिन ने कह दिया कि भाई रशिया यहाँ पर जो अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसको बेलारूस में डिप्लॉय करेगा। और इस चीज़ से बहुत सारे देशों की फटी पड़ी है और इसमें अमेरिका भी शामिल है। और जब इसके बारे में अमेरिका को पता लगा तो अमेरिका ने बस इतना ही कह दिया कि हम देख रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं। और रूस सिर्फ बेलारूस में ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स क्यों डिप्लॉय कर रहा है, तो वो किसी दूसरे देश में भी तो कर सकता था। तो देखिए, बेलारूस रूस के एक भाई जैसा देश है। जैसे कि अमेरिका और कनाडा आपस में भाई भाई है और एक दूसरे की विदेश नीतियों के हिसाब से चलते हैं, ठीक इसी तरह से रूस के लिए बेलारूस है। आपको तो पता ही है कि पुतिन एक तानाशाह की तरह बिहेव करते हैं और बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी किसी तानाशाह से कम नहीं है। लुकाशेंको को यूरोप का लास्ट डिक्टेटर यानी कि आखिरी तानाशाह भी कहते हैं। और कभी कभी तो ये भी सुनने को मिलता है कि रूस बेलारूस को अपने में मिला देगा। तो इतने ज़्यादा गहरे संबंध हैं दोनों देशों के बीच में। और इतना ही नहीं, जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था तो इस अटैक में बेलारूस की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया था और यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने के लिए जो सैनिक आए थे वो बेलारूस के रास्ते ही आए थे, क्योंकि बेलारूस की तरफ का रास्ता छोटा है तो सेना को आसानी होती है। तो ऐसे में अब यहाँ पर रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि पुतिन जबरदस्ती टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है बेलारूस में, बल्कि खुद बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने न्यूक्स को डिप्लॉय करने के लिए ऐसा रूस से कहा था कि भाई कर दो यार, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो रूस ने भी कह दिया कि भाई ठीक है, हम कर रहे हैं। और इसके अलावा पुतिन ने यहाँ पर यह भी कहा है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करने से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन का कोई वायलेशन नहीं होगा और अमेरिका भी ऐसा ही करता है। और यूरोप के कई देशों में अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर रखे हैं। मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें न्यूक्लियर वेपन वाले देश अपने न्यूक्लियर वेपन किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं, कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं दे सकते हैं। और अगर न्यूक्लियर वेपन किसी दूसरे देश में डिप्लॉय करने भी हैं तो उसका पूरा कंट्रोल अपने पास रखना होगा। ऐसा अमेरिका करता है और अपने न्यूक्लियर वेपन को अपने नाटो के सहयोगी देश इटली, तुर्की, जर्मनी में डिप्लॉय कर रखे हैं, लेकिन इनका पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास ही है। ठीक इसी तरह से रूस अपने न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल रूस के पास ही रहेगा। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद रूस पहली बार अपने न्यूक्लियर वेपन किसी दूसरे देश में डिप्लॉय कर रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। लेकिन सवाल ये आता है कि रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय कर रहा है, लेकिन ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन होते क्या हैं? तो देखिए, न्यूक्लियर वेपन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन
और दूसरे होते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन की क्षमता ज़्यादा होती है जबकि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की क्षमता कम होती है। और अगर हम स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ये साइज़ और क्षमता में भी बड़े होते हैं, और आप पूरे के पूरे शहर को बर्बाद करना हो तो उसके लिए स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन काम आते हैं, और ये बम पूरे के पूरे शहर को ही ख़त्म कर देता है। जैसे कि अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को ख़त्म कर दिया था, उसमें भी स्ट्रैटेजिक बम का ही इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर पूरा शहर ना उड़ाना हो, टारगेट स्पेसिफिक ही हो, जैसे कि कोई मिलिट्री बेस उड़ाना हो या फिर वेपन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उड़ाना हो, तो ऐसे में यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन काम आते हैं। इससे पूरा शहर तो नहीं उड़ता, लेकिन नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें उड़ जाती हैं, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना हथियार बनाने की, तो भाई अगर उसको उड़ा दोगे तो हथियार बन ही नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, वो इस्तेमाल में नहीं आ पाएंगे हथियार। और इसकी जो यील्ड होती है वो या तो 1 किलो टन की होती है या फिर 1 किलो टन से कम होती है। मैं आपको तुलना करके बताऊं तो अमेरिका ने जो बम हिरोशिमा पर गिराया था वो 15 किलो टन का था, और इससे पूरा का पूरा शहर ही बर्बाद हो गया था। जबकि हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ये 1 किलो टन से कम ही होता है। तो यहाँ पर इसकी जो यील्ड है वो काफ़ी कम होती है और किसी स्पेसिफिक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है, ताकि युद्ध में एक जीत हासिल हो, एक बढ़त मिल जाए युद्ध में। और अभी तक भी, आज तक भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है कॉम्बैट में। स्ट्रैटेजिक का तो हो गया है जापान के ऊपर, लेकिन कभी भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं हो पाया है। लेकिन सवाल यह आता है कि किसके पास कितने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो देखिए, अगर हम टोटल न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो अगर किसी देश के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है तो वो देश है रशिया। रूस के पास लगभग 6000 के लगभग न्यूक्लियर वेपन है। स्पेसिफिक बताऊं तो 5977, लगभग 6000 ही मान लीजिए राउंड फिगर में। और अमेरिका के पास है 5428। और ये वेपन इतने सारे हैं कि पूरी दुनिया को कई बार तबाह कर सकते हैं। और अभी के लिए तो सिर्फ इन देशों के पास ही न्यूक्लियर वेपन है, इन 9 देशों के पास, लेकिन जल्द ही इसमें ईरान भी शामिल हो सकता है, 10वां देश। लेकिन अगर हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के मामले में कोई देश रूस के आसपास भी नहीं है, जहां पर यूएसए के पास सिर्फ 230 न्यूक्लियर वेपन ही है टैक्टिकल के मामले में, और वो भी सिर्फ एयरक्राफ्ट से छोड़ने वाले बम हैं। लेकिन मैं रूस की बात करूँ तो रूस के पास 1830 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जिसे वो एयरक्राफ्ट से छोड़ सकता है, वॉरशिप से छोड़ सकता है और सबमरीन से भी छोड़ सकता है। इसे बैलिस्टिक मिसाइल से भी और आर्टिलरी शेल के जरिए भी छोड़ा जा सकता है, और बाकी भी दूसरी मिसाइलों से इसको छोड़ा जा सकता है। तो रूस के पास ज़्यादा टैक्टिकल वेपन होने के साथ साथ उन्हें छोड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो भी ज़्यादा ही है। लेकिन सवाल ये आता है कि अब रूस अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में डिप्लॉय कर रहा है, तो इससे क्या कंसर्न है। तो देखिए, जिस तरह से न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो सकता है, तो इस चीज़ से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है और बोल रहा है कि पूरी दुनिया इस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से सबसे बड़े न्यूक्लियर खतरे के सामने खड़ी है। यानी कि अब इस समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से न्यूक्लियर वॉर का खतरा सबसे ज़्यादा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर बार बार न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी जा रही है, जबकि मॉस्को ऐसी चीज़ों से इनकार कर रहा है कि भाई हम तो न्यूक्लियर वॉर करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर खतरा बहुत है। लेकिन इन सब चीज़ों से यूक्रेन और दूसरे यूरोपीय देशों में डर हो गया है कि रूस यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन में कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुतिन कह रहे हैं कि जो भी हथियार रूस के पास है तो रूस उसका इस्तेमाल करेगा। अब रूस के पास तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, तो इससे ये डर हो गया है कि कहीं रूस यहाँ पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना कर ले, और ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और दुनिया खत्म होने की कगार पर बढ़ रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें न्यूक्लियर वॉर देखने को मिले। लेकिन रूस यूक्रेन वॉर में ना तो रूस हार मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन, और यूक्रेन को लगातार नेटो देश हथियार दे रहे हैं, तो इस युद्ध को लगातार लंबा खींचा जा रहा है नेटो देशों के जरिए। तो उम्मीद करते हैं कि हमें कभी भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल देखने को ही ना मिले और जल्द से जल्द ये युद्ध भी बंद हो जाए, ताकि दुनिया फिर से स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। अब इतना करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रशिया की डिमांड कुछ और है, यूक्रेन की डिमांड कुछ और है, और दोनों को मैच कराना अभी के लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना या डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।